हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 कंप्लीट हो गया है। क्लास 7 की बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो क्लास 6 कंप्लीट हो गई है, आज से क्लास 7 की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे। सबसे पहले इस मानचित्र को देख लीजिए। ये मानचित्र जो दिखाया जा रहा है, इसकी भाषा भी देख लीजिए, एकदम से अलग लिखी हुई है। इसमें लिखा है मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाई गई दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 ये वाला मानचित्र है। जो मानचित्र 2 की बात हो रही है, इसके बारे में हो रही है। तो लिखा है मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो ये वाला मानचित्र है, इसमें श्रीलंका को ऊपर की तरफ दिखाया गया है और जहां हम लोग आज दक्षिण जानते हैं, उसमें इस वाले मानचित्र में उसे उत्तर की तरफ दिखाया गया है। आगे लिखा है जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये वाला मानचित्र जो है, पहले वाले मानचित्र से लगभग 600 वर्षों बाद बनाया गया। तो इसमें जानकारियां ज़्यादा स्पष्ट हैं पहले वाले मानचित्र की अपेक्षा। आगे लिखा हुआ है इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब लिखा है नई और पुरानी शब्दावली के बारे में। लिखा है अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यानी समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। आगे लिखा है उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तब उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द की बात हो रही है। मिनहाज ए सिराज ने जब इसका प्रयोग किया तो उनका आशय था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ बदलता गया। इसके क्षेत्र का विस्तार भी बढ़ता गया।
यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि शब्दों के अर्थ भी समय के साथ बदल जाते हैं। आगे लिखा है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज हम लोग विदेशी उसे कहते हैं जो अपने देश का नहीं है, किसी और देश का है। लेकिन पहले समय में क्या होता था कि विदेशी उसको कहते थे जो उनके समाज या संस्कृति का अंग ना हो, यानी किसी और संस्कृति का हो तो उसे विदेशी माना जाता था। हिंदी में उसे परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। तो यदि कोई नगर में रहता है और कोई व्यक्ति वन यानी जंगल में रहने वाला है और वह नगर में जाता है तो नगर वालों के लिए वह विदेशी होता था। तो विदेशी का जो अर्थ है आप लोग समझ गए होंगे, पहले किस प्रकार था और अब किस प्रकार है। अब लिखा है इतिहास और उनके स्रोत। तो इतिहास और उनके स्रोत के बारे में जानेंगे। लिखा है इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से आपको बहुत सी बातें ऐसी लगेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। तो कागज सस्ता हो गया था तो लोग क्या करने लगे, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करने लगे। धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, ये सब क्या करने लगे, कागजों में लिखने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि अभिलेखागार किसे कहते हैं। तो ऐसा स्थान यहाँ लिखा भी है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, वह स्थान अभिलेखागार कहलाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो इसे याद कर लीजिएगा। आगे लिखा है इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। तो जो दस्तावेज हैं और पांडुलिपियां हैं इनसे जानकारी तो बहुत ही अधिक मिलती है, लेकिन इनका उपयोग करना इतना सरल नहीं है। इनका उपयोग काफ़ी कठिन है क्योंकि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी उस समय छापे खाने नहीं थे। जो लिपिक होते और नकल नवीस यानी देख कर लिखने वाले, तो वो पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब बिल्कुल जैसा लिखा होता था पांडुलिपियों में वैसा ही वे लिखते थे। आगे लिखा है अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे
लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लेखकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम किसी से देखकर कोई लिखते हैं चीज़, जैसे हमें अपने मित्र की कॉपी से लिखना है तो कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे हैं कि हमें समझ में नहीं आते, तो उसकी जगह हम अपने द्वारा उचित शब्द लिख देते हैं। तो ऐसे ही पांडुलिपियों के साथ हुआ। तो प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती चली गईं और जो प्रतिलिपियां थीं वो मूल प्रतिलिपि से बिल्कुल भिन्न हो गईं। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ है, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये लिपिक है और ये पांडुलिपि की नकल करके इसमें लिख रहे हैं। आगे लिखा है, इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर गुणा 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं ये पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस लिखावट को, और यहाँ लिखा क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। आगे लिखा हुआ है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो एक ही लेखक जब किसी वृत्तांत या किसी भी लेखन को दोबारा लिखता है तो उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। यही समझाया जा रहा है कि जो जियाउद्दीन बर्नी थे, इन्होंने अपना मूल वृत्तांत लिखा 1356 में पहली बार और इसके 2 वर्ष बाद लिखा, तो उसमें काफ़ी अंतर था दोनों में। लेकिन जो पहले वाला वृत्तांत था वह काफ़ी बाद में मिल पाया, जबकि दूसरी बार जो लिखा था वही मिला था लोगों को। तो जो पहले वाला था यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। तो यही समझाया जा रहा है कि लेखक भी यदि किसी भी लेखन को दोबारा लिखते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। इसी प्रकार से पांडुलिपियां भी मूल पांडुलिपियों से भिन्न होती चली गईं। अब लिखा है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। लिखा है, सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है। तो नए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आप लोग देख सकते हैं। खाने में नई नई चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों, इनका इस्तेमाल होने लगा। तो इस काल में क्या हुआ कि नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए। तो यह काल जो है
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा है, तो ये याद रखिएगा। आगे लिखा है, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो एक समुदाय था जिसका महत्व अत्यधिक बढ़ा, वह राजपूत था। राजपूत शब्द कहाँ से निकला है? राजपुत्र से, और जिसका अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। आगे लिखा है, 8वीं से 14वीं शताब्दी 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं आते थे, वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल, पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। तो इस काल में क्या हो रहा था? जंगल काटे जा रहे थे, यानी वन काटे जा रहे थे, और खेती के लिए इलाका बढ़ाया जा रहा था। आगे लिखा हुआ है, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। तो जब जंगल काटे जाने लगे तो जो लोग जंगल में रहते थे, मजबूरी में उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा कुछ वनवासी ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जमीन की जुताई उनने स्वयं की और खुद भी कृषक बन गए, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। आगे लिखा है, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। तो जो कृषकों यानी किसानों के समूह थे, वे बाजार, मुखिया, पुजारी, मठ, इन सब से अधिक प्रभावित होने लगे। आगे लिखा है, वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो आप लोग देखिए कि इसी काल में जातियों का विभाजन हुआ, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें ऊंचा और नीचा दर्जा भी दिया जाने लगा। आगे लिखा है, ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो ये जो दर्जे दिए जाते थे ये स्थायी नहीं थे, ये समय के साथ बदल भी जाते थे। आगे लिखा है, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जातियां अपने नियम स्वयं बनाने लगीं ताकि उनके सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण में रहे। इन नियमों का पालन जो है बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे लोग क्या कहते थे कुछ इलाकों में, जाति पंचायत। आगे लिखा है, लेकिन जातियों के अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब लिखा हुआ है क्षेत्र और साम्राज्य, यानी क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, चोल,
तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो एक प्रशस्ति के माध्यम से पता चलता है कि गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य था वह पूर्व में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जिसमें दक्षिण भारत भी आ जाता है। तो जो बड़ी बड़ी सेनाएं थी उसकी सेना के आगे पलायन कर जाती थी, तो ये बताया गया है। लेकिन इतिहास क्या मानते हैं कि ये जो विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, यानी कि ये सब उन्हें अतिशयोक्ति लगता है कि ये बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। यहाँ भाषा और क्षेत्र के बारे में लिखा है सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मावरी, अवधी और हिंदवी, यानी कि हर राज्य की भाषा अलग अलग थी, हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग थी। गौड़ी बंगाल में बोली जाती, तेलंगानी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, गुजरी गुजरात में, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में। तो हर क्षेत्र की भाषा अलग थी। तो जो कवि थे अमीर खुसरो, इन्होंने इस बात पर गौर किया था। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो अमीर खुसरो ने यह भी बताया कि एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी भी क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीनतम भाषा है और इसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। आगे लिखा है सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थीं। इस तथ्य का हमें उन कई परंपराओं से पता लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे से समान थीं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ गया था। तो 18वीं सदी के आते आते मुगल वंश जो है उसका पतन होने लगा था और जो क्षेत्रीय राज्य थे वे उभरने लगे थे, क्योंकि इन क्षेत्रीय राज्यों पर कई शासकों का शासन चलता रहा था। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा तो ये फिर से उभरने लगे। आगे लिखा है पुराने और नए धर्म। अब धर्म के बारे में जानेंगे। इससे जहाँ जहाँ से भी प्रश्न बनेंगे मैं वहाँ पे बताती चलूँगी, तो आप लोग उसे याद रखिएगा।
लिखा है इतिहासकार के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर बड़ा होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण आज समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो कुरान शरीफ जो है, मुसलमान उसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को वे स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आगे लिखा है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों को, न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो जो शिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और जो सुन्नी थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। आगे लिखा है, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इस लेसन से प्रश्न 1 या 2 ही बनते हैं, लेकिन इसको पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इससे पता चलता है कि किस तरह से बदलाव हुए थे इसके बारे में, इसीलिए इसको पढ़ा दिया है। आप लोग 1-2 बार इसे सुन लीजिएगा। अब पढ़ लेते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये आपको याद रखना है, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये पूछा जाता है या पूछा भी जा सकता है आगे, तो इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है, यह विभाजन इस विचार पर था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं
तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो आप पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो ये सब आगे पढ़ेंगे आगे के लेसन में। आगे लिखा है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थीं, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। तो ये सब परिवर्तन आगे पढ़ेंगे। इससे जहाँ से 1-2 प्रश्न इस लेसन से पूछे जाते हैं, बस इसमें परिवर्तनों के बारे में बताया गया है, तो इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा। तो लेसन ये जो है यहीं पर समाप्त होता है, आगे कुछ खास लिखा नहीं है। जो भी है डिटेल में नेक्स्ट लेसन जो आएंगे उनमें पढ़ते चलेंगे। तो एक प्रश्न अभिलेखागार से पूछा जाता है, वहाँ बता दिया। और अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को कितने कालों में बांटा है, तो वहाँ पे बता दिया। तो 1 या 2 प्रश्न इससे बनते हैं, तो इसको समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।